हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का सेट नंबर 1 2023 अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अब बोर्ड में हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, एमसीक्यू टाइप के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण में बेसिकली वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अगर दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। दूसरा वाला है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ही 25 सेंटीमीटर होती है, तो उसे हमें ज्यादा रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 की किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां ये -15 सेंटीमीटर है। तो -15 सेंटीमीटर तभी होता है जब दोनों अवतल हों। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि जब दोनों लेंस और दर्पण दोनों अवतल हों तब। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं, हिंदी में इसे दृष्टि पटल कहा जाता है। अगला है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में, पार्श्व का मतलब समांतर होता है, संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो अगर हमारे पास दो वायर हैं, इनके पदार्थ और व्यास समान है, तो इसका मतलब इसका भी प्रतिरोध R होगा और इसका भी प्रतिरोध R होगा। तो श्रेणी क्रम में R बराबर होता है R प्लस R, दोनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2R। और दूसरा है कि इसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा था 1/R डैश मान लेते हैं इसे, तो 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा 2R। तो यहाँ से R डैश की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा R/2। इस वाले हम 2R से निकाल लेते हैं हीट, तो हीट का फार्मूला होता है H बराबर V²T/R। तो V²T को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो H बराबर हो जाएगा V²T/2R, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे के लिए हम H डैश मान लेते हैं, इसके लिए V²T/R/2 हो जाएगा। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो हमसे अनुपात पूछा है श्रेणी और समांतर का, तो श्रेणी वाले को हमने H माना था, इसको H डैश। तो यहाँ से जब अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा V²T/2R और नीचे है 2V²T/R। R से R कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये वाला चला जाएगा इनके पास, तो ये बन जाएगा 1/4। तो इसका अनुपात आ जाएगा 1/4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है लघुपथन, जिसे हम शॉर्ट सर्किट के भी नाम से जानते हैं। तो छठा क्वेश्चन है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सातवां वाला क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस से एनसीईआरटी का हटा दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं, जिसे हम जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। आते हैं उपभाग नंबर 2 में, जिसमें केमिस्ट्री है। तो एंटीमनी जो होता है उपधातु होता है, जैसे एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम, ये सब उपधातु होते हैं जो धातु अधातु दोनों का गुण रखते हैं। अगला है कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है Pb और नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, इसका हो जाएगा ट्वाइस। तो PbNO3 का ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एल्कीन होते हैं CnH2n, या तो वो एल्काइन होते हैं CnH2n-2। तो इस पे जो फिट बैठ रहा, जैसे C2H6, तो C2H6 का नाम होता है एथेन। अगला है कि C2H4 का नाम है एथीन। तो एथीन जो होता है ये एल्कीन की श्रेणी में आता है। तो जो जितने भी एल्कीन और एल्काइन होते हैं वही असंतृप्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C2H4 एथीन। अगला है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, तो प्रोपेन प्लस अल, अल का सिंबल होता है CHO, जिसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IPSC नाम, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है जिसे हम सिरका भी कहते हैं CH3COOH,
एसिटिक अम्ल का IPAC नाम, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथेन। एथेन में ले के ओइक एसिड जोड़ देंगे तो बन जाएगा एथेनोइक एसिड, बन जाएगा ये इसका फार्मूला और नाम बन जाएगा। अगला है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, इसे MCl2 है तो इसका मतलब M की संयोजकता 2 रही होगी और Cl की संयोजकता हम जानते हैं 1 है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी मेटल है उसकी संयोजकता 2 है। अब हमको पता है कि ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 ही होती है और इसकी भी संयोजकता 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो इसका ऑक्साइड बन जाएगा MO, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि वृक्कों का कार्य, जिसे हम किडनी कहते हैं, उसका काम होता है उत्सर्जन। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं ब्रायोफिलम में। अगला है कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर पे परीक्षण किया था। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। मुकुलन कहाँ पे होता है? तो मुकुलन होता है हाइड्रा में। अब चलते हैं हम लोग अपने इबारती प्रश्न में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था? तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा उद्यान मटर था। अगला है कि निम्न में कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? तो यह था डिम्बवाहिनी, शुक्रवाहिका कहा जाता है। डिम्बवाहिनी होता है, गर्भाशय होता है और अंडाशय होता है। अगला सवाल है कि किरण आरेख का उपयोग करते हुए अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। तो हमें बोला हुआ है कि प्रतिबिंब बनाना कब है? कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी हो, और दूसरा है कि जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी हो। तो इसका फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण होता है जिसका अंदर का भाग, जिसपे परावर्तक तल होता है और बाहर की तरफ पेंट लगाया गया होता है। यहाँ पे फोकस बनाएंगे और यहाँ पे वक्रता केंद्र, और वस्तु यहाँ पे रखी गई होती है। तो वस्तु अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमको पता है कि यहाँ से चलने वाला मुख्य अक्ष के समांतर किरण फोकस से होके जाता है, और इसमें जो होगा कि यहाँ पे अगर इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो यहाँ फोकस से होकर जो किरण जाएगी वस्तु की, वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो ध्यान से देखेंगे, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह वक्रता केंद्र से दूर बनेगा और यहाँ पे A' और B' बनेगा उल्टा। अब फिगर थोड़ा अच्छे से ड्रा कर लीजिए। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चल रही है तो वो फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। पहले का हो गया। अगर हम वस्तु को रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट जो होता है P, ये ध्रुव होता है, यहाँ पे ये फोकस हो गया और वस्तु हमें यहाँ पे रखनी है। तो जब वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो ये पहले यहाँ से होके जाएगा, तो ये फोकस से होके जाएगा यहाँ से जाने के बाद, तो ये इधर जाता हुआ हमें प्रतीत दिखाई देगा। और अगला है कि जब ये वक्रता केंद्र से होके जाएगा, यहाँ पे C है, तो वक्रता केंद्र से होके जाएगा तो उसी मार्ग पे वापस आता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन आगे चल के ये यहाँ पे मिलेगा और इसका प्रतिबिंब इस साइड बनता है, और ऐसा प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये बस एक शॉर्ट आंसर है, बाकी आप तो पढ़े हैं। अगला है कि अगला न्यूमेरिकल है, 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु है, तो वस्तु को हम लोग लंबाई की वस्तु को O से डिनोट करते हैं, तो ये 5 सेमी दिया हुआ है। अगला है कि 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, तो R बराबर 30 सेमी है, तो F बराबर हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यह अवतल दर्पण है। अगला है कि 20 सेमी दूरी पर रखी गई, तो U बराबर हमेशा U 20 होता है, सॉरी माइनस, तो -20 सेंटीमीटर। हमसे भी पूछा हो, पहले भी निकालेंगे तब हमसे I निकल पाएगा। तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U,
तो एफ की वैल्यू -15 1/v और यहाँ पे -1/20 हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/15। तो 1/v बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 60, 20 तिहाई 60, यहाँ पे 15 चौका 60 माइनस 1/60 हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 60 सॉरी माइनस का 60 सेंटीमीटर। आगे हमसे पूछा हुआ है, सॉरी ये सवाल में दर्पण दिया नहीं, हमसे दर्पण पूछा हुआ, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एफ बराबर +15 ही रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ भी हो जाएगा प्लस। तो हमसे यहाँ पे दर्पण पूछा हुआ है, क्योंकि दर्पण हमसे बोला नहीं है कि कौन सा दर्पण, इसलिए हम एफ बराबर 15 ही रखेंगे। ये सवाल यहाँ पे गलत है, इसको फिर से अगर देखें तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/20। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। तो यहाँ से आ जाएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पे एलसीएम आएगा इसका 60, 15 चौका 60 और 15 20 तिहाई 60। तो आ जाएगा इसका v बराबर आ जाएगा 60/7। तो v प्लस में आया है, इसका मतलब यह उत्तल दर्पण है, ये इसका आंसर होगा। ये वाला बाकी सब गलत है। अगला उसमें पूछा कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। तो हमको एक फार्मूला पता है कि I/O बराबर होता है माइनस का v/u, दर्पण के लिए सूत्र होता है। तो I का मान हमसे पूछा हुआ है, O का मान 5 दिया था यहाँ पे, v का मान अभी निकाले हैं -60/7 और u का मान -20। ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो ये कटेगा इतना 3 बार में। तो I बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 5 3 15/7। तो I बराबर हो जाएगा 2.1 के समथिंग आएगा, लगभग 175 कुछ ऐसा आएगा। ये सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका। अगला सवाल है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला हमको पता है कि H बराबर होता है, अभी हमने देखा था v² T/r। तो H का मान दे रखा है 100 जूल और V का मान हमसे पूछा हुआ है और R का मान दिया हुआ है 4 ओम और T बराबर प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। तो H का मान हो जाएगा 100, v² का मान हमसे पूछा है, T का मान 1 और R का मान हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा v² बराबर 400। इसका हम अगर वर्गमूल लेंगे तो v बराबर 20 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है नामांकित चित्र वाला, ये एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया गया है और विद्युत मोटर वाला भी हमें बताना था कि इसमें विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर दोनों हटा चुका है। अगला है सवाल कि 5वां निम्न में यौगिक के संरचना का सूत्र बताना है। तो मेथेनल का मतलब होता है मेथेन प्लस अल। तो अल किसके लिए लगाते हैं हम लोग? एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड का सिंबल जो होता है वो होता है CHO। हमें मेथेनल चाहिए, इसका मतलब कार्बन एक होना चाहिए और CHO भी आ जाए। इसका मतलब अगर हम लिख दें HCHO तो ये बन गया मेथेनल का फार्मूला, जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। अगला है प्रोपाइन। प्रोपाइन का मतलब है कि 3 कार्बन को ही हम लोग कहते हैं प्रोप, तो 3 कार्बन बना लेंगे। अब प्रोपाइन बोला, इसका मतलब इसमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, तो यहाँ पे हम कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, कार्बन की बैलेंसी से हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगा देंगे CH3। कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, उसको हम हाइड्रोजन से संयोजित कर लेंगे। अगला है कि पेंटेनोन 3, तो या 3 पेंटेनोन बोलिए चाहे पेंटेनोन 3। तो पेंटेनोन का मतलब होता है कि पेंटेन है और प्लस ओन है, और नंबरिंग दिखा रहा है कितने नंबर ग्रुप है। तो इसको हम लोग ओन इसी के लिए हो जाता है जिसे हम कहते हैं कीटोन। कीटोन का सिंबल होता है, इधर बॉन्ड रहता है यहाँ पे C और इधर भी बॉन्ड और ऊपर डबल बॉन्ड में O रहता है। तो इसके लिए देखेंगे कि पेंटेनोन 3 बनाया हुआ है, तो पेंटेनोन 3 लिखने के लिए
सबसे पहले 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5। और 3 नंबर पे इसका मतलब यही वाले पे कीटोन बना होगा और बाकी सब सेट है। यहाँ पे लगा देंगे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH3, ये बन गया 3 पेंटेनोन चाहे पेंटेनोन 3। अगला है ब्यूटेनोन 2 बनाना है, मतलब इसमें भी कीटोन ग्रुप है। तो ब्यूटेनोन बोला तो इसका मतलब ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन बनाए, 2 नंबर पे किधर से भी लगा दे, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। तो यहाँ पे कीटोन लगा देंगे, इसकी वैलेंसी फिट कर देंगे, एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे 3 लगा देंगे 4 हो जाएगा। इधर भी 3 हाइड्रोजन लगा देंगे 4 हो जाएगा। इस वाले कार्बन पे इधर एक, यहाँ पे हमको सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और इस वाले की 4 फिट है, ये बन गया हमारे पास 2 ब्यूटेनोन। अगला सवाल है हमारे पास कि तत्वों का नाम बताना है। तो ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है कि 12 17 18। तो 12 पे मैग्नीशियम आता है, 17 पे क्लोरीन आता है, 18 पे आर्गन और 20 पे जो आता है कैल्शियम आता है। आवर्त संख्या बताना है, तो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी 5 वाले क्वेश्चन को 5th चैप्टर को ही हटा दिया है। अगला है हमारे पास कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिला रहा है। तो बेरियम सल्फेट ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। गिब्स ये वाला इनके पास चला गया, ये वाला इनके पास चला गया, तो बन गया बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला था BaSO4, क्योंकि जो बेरियम है उसकी वैलेंसी होती है 2 और यहाँ पे भी सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, इसलिए दोनों कट गए आपस में, 2 2 बराबर थे। अब प्लस इसके साथ निकल जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो हमसे बोला था कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो यहाँ पे बस 2 NaCl लगा देंगे, ये बन गया। अगला है कि मरकरी ऑक्साइड और उष्मा। तो मरकरी ऑक्साइड का मतलब होता है HgO और यहाँ पे हीट लगाना है, तो ये बन जाएगा मरकरी प्लस O2 निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन। अगला है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो Zn प्लस H2SO4, ये विस्थापन अभिक्रिया है, जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तो बन जाता है ZnSO4 जिंक सल्फेट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, बस हमें ऑप्शन उसका फार्मूला लिखना था। अगला है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिब्स। तो आयरन सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे बनाएंगे इसका आयरन मतलब Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 गिब्स बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर हो जाएगा। अगला है कि कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मीय अपघटन कराना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3 गिब्स ऊष्मीय अपघटन, यहाँ पे डेल्टा बना देंगे बस। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और उसके साथ CO2 गैस निकल जाती है। अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3 गिब्स, ये इनको रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। तो ZnNO3 का ट्वाइस होता है प्लस Ag। तो यहाँ पे हमें नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी Ag के आगे 2 लगाना पड़ेगा, ये संतुलित रिएक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया लिखना है। तो इसे लिख सकते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो। तो जो दुनिया में जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, जैसे CH4 हो गया, दहन का मतलब होता है कि O2 के साथ रिएक्शन कराना है। तो O2 के साथ रिएक्शन कराना है, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी दहन अभिक्रिया पे 2 ही चीज निकलता है, CO2 प्लस H2O और उसके साथ हीट भी निकल जाता है। चाहे अगर हमारे पास ये भी हो C2H6 हो, इसको हम लोग कहते हैं एथेन, इसका भी दहन कराएंगे तो CO2 ही निकलेगा प्लस H2O निकलेगा प्लस हीट निकलेगा। अगर हमारे पास एल्कीन भी हो C2H4 जिसे हम एथीन कहते हैं, इनका भी रिएक्शन अगर O2 से कराएंगे तो CO2 निकलेगा प्लस H2O प्लस हीट।
तो हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया लिखना था, तो हाइड्रोकार्बन का दहन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा निकलती है। यही अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन का दहन कहलाता है। अगला है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को उसके स्थान से विस्थापित कर देना कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन मेटल टू मेटल होता है, याद रखिएगा, वो चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है। यह कार्बनिक यौगिक की पूछा है तो हमें प्रतिस्थापन पूछा हुआ है, तो ऐसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ये मेथेन है, अगर इनकी क्रिया क्लोरीन से कराएं तो एक क्लोरीन क्या करता है, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद वहां पे अटैच हो जाता है CH3Cl प्लस एक H और Cl मिलके बना लेता है HCl। यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया, तो इसमें होता है कि किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया अगर हम हाइड्रोजन से कराते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वह संतृप्त यौगिक में बदल जाता है। तो यही कार्बनिक यौगिकों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इनकी क्रिया हम H2 से करा दें निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जो कि पाई बॉन्ड होता है बीच का, एक इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो CH2 से यहाँ CH3 बन जाता है, बीच में एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे CH3, और सिंगल बॉन्ड पहचान होती है कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे एथीन की क्रिया अगर हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो ये बन गया एथेन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना ही योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब बेसिकली योगात्मक अभिक्रिया में हम लोग हाइड्रोजनीकरण पढ़ रहे हैं। और बायो वाले जितने भी क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है, तो वो आप अपने से कर लीजिएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो बताने लायक होंगे हम उसे बता देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।